ये विषय राजनीति शास्त्र और इतिहास की गलतियों से जुड़ा हुआ है। 20 अगस्त यानी कल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया। 80 साल के सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में बंद थे। जेल में ही तबीयत बिगड़ी, इसके बाद अस्पताल लाया गया। सज्जन कुमार वही हैं जिन्हें 1984 में हुए सिख दंगों के 2 अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, इसीलिए वो तिहाड़ जेल में बंद थे। जैसे ही सज्जन कुमार के निधन की खबर सामने आई, कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहां तक मामला ठीक था। श्रद्धांजलि ये देश की परंपरा है कि आप जब सामने वाला उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, तो आप उसे श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन इसी श्रद्धांजलि के लिए कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जिन शब्दों का चयन किया वो विवाद का केंद्र बन गया। पहले आपको बयान सुनाती हूं और फिर आगे की बात। आज देश के राजनीतिक क्षितिज पे एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। सज्जन कुमार जी ना सिर्फ दिल्ली देहात, पूरे उत्तर भारत की ऐसी शख्सियत थे जिनका लोगों से जो जुड़ाव था वो एक मिसाल है। हमारे पूरे देश में उनकी मिसाल दी जाती है। दीपेंद्र हुड्डा को सज्जन कुमार में मिसाल स्थापित करने वाला नेता दिखता है, यानी रोल मॉडल। और यही बात बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को पसंद नहीं आ रही। बीजेपी का कहना है कि सिखों का कत्लेआम करने वाला कांग्रेस का रोल मॉडल कैसे हो सकता है। सुनिए बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के नेता क्या आरोप लगा रहे हैं। ये बताता है कि कांग्रेस सिखों के प्रति किस तरह की भावना रखती है, कितनी नफरत करती है। सिखों का कत्लेआम करने वाला उनका रोल मॉडल है। कांग्रेस पार्टी मगर आज भी बदली नहीं है। आज भी इनके लिए सज्जन कुमार जैसे लोग रोल मॉडल हैं। अब जिस जख्म को बीजेपी के आरोपों के मुताबिक कांग्रेस ने फिर से कुरीदा है, उसकी हकीकत बहुत दर्दनाक है। ऐसा दर्द जिसे दिल्ली के कई सिख परिवार 42 साल बाद भी नहीं भूल पाए हैं। और इसीलिए आज एक बार फिर से इतिहास का वो पन्ना हम पलट रहे हैं। हो सकता है आपके घर में जो जेनजी हैं उनको ये पता ही ना हो, और इसीलिए ये तस्वीरें उनको दिखानी, वो तथ्य और वो सत्य उन तक पहुंचाना जरूरी है। सोचिए कैसा मंजर देश की राजधानी की सड़कों पर रहा होगा। जिनके सर पर सिखों की शान पगड़ी थी, उनके गले में टायर डालकर जिंदा जला दिया जा रहा था। जिनके परिवार के सदस्य की ऐसी निर्ममता से हत्या की गई, वो कैसे भूल सकते हैं वो दिन। एक आंखों देखा किस्सा आपको सुनाती हूं। यूएनआई के पत्रकार रहे एमआर नारायण स्वामी 1 नवंबर 1984 का किस्सा लिखते हैं। कहते हैं कि दंगों की खबर सुनकर दोपहर को वो मुर्दा घर गए। वहां इंचार्ज डॉक्टर एलटी रमानी और उनके स्टाफ घबराए हुए थे। लाशों की लाइन दिखाते हुए उन्होंने मुझसे कहा, इतनी लाशें हैं कि सभी का पोस्टमार्टम संभव नहीं है। जब हम रमानी से बात कर ही रहे थे कि हमने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी शवों को ठेले से लेकर ऐसे पटक रहा है मानो वो खून से रंगे लाल बोरे हों। मैं शवों की गिनती करने लगा ही था कि एक पुलिस वाले ने मुझसे कहा, तुम इनकी गिनती तो कर लोगे, लेकिन क्या तुम अंदर के कमरे में जो लाशें पड़ी हैं उनकी भी गिनती करोगे? मैं एक बार डर गया। मैं एक बड़े कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, एक भयानक बदबू से घिर गया। कमरे में सिख आदमी, औरतें, बच्चों के शव बिखरे पड़े थे। एमआर नारायण स्वामी लिखते हैं कि 350 से ज्यादा लोगों के शव वहां पर पड़े थे। और ये सब दंगे के पहले दिन की कहानी है, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। गोली मारने वाले उनके ही बॉडीगार्ड थे और दोनों सिख थे। कई रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस घटना को सिख विरोधी दंगे में बदल दिया। हालात ये थे कि देश के राष्ट्रपति तक पर हमला हो गया। 31 अक्टूबर को शाम 5 बजे
राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह यमन, उत्तरी यमन उस वक्त कहा करते हैं, आज का वो यमन है, उस वक्त उत्तरी यमन हुआ करता था। उत्तरी यमन की अपनी यात्रा को अधूरा छोड़कर भारत लौट आए। इंदिरा गांधी को तब एम्स ले जाया गया था, इसीलिए तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह भी एम्स जाने निकले। उनका काफिला अस्पताल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर कमल सिनेमा के पास पहुंचा तो वहां खड़ी भीड़ ने काफिले पर पथराव कर दिया। इंदिरा गांधी पर हमले के बाद उपद्रवी भीड़ को कुछ नहीं सूझ रहा था। वो नारे लगा रही थी, खून का बदला खून से। सोचिए, भारत की राजधानी, देश का राष्ट्रपति और पथराव, कैसा मंजर रहा होगा। ज्ञानी जेल सिंह तो राष्ट्रपति थे, उन्हें बचा लिया गया, लेकिन दिल्ली में आम सिखों के साथ क्या हो रहा था? जानते हैं उनके साथ क्या हो रहा था? 1 नवंबर 1984 का दिन था। दिल्ली में थोड़ी सर्दी थी। शाम के 4, 4:30 बज रहे थे। जगह थी पश्चिमी दिल्ली का सरस्वती विहार। अचानक भीड़ आती है। वो एक सिख परिवार के घर के दोनों तरफ से हमला बोल देती है। घर में जसवंत सिंह अपनी पत्नी, अपने बेटे तरुणदीप, अपनी बेटी और अपनी भतीजियों के साथ मौजूद थे। भीड़ इनकी जान लेने पर आमदा थी। ईंटें, लाठियां, लोहे की छड़ें, भीड़ सबको बस पीटती चली जा रही थी। भीड़ का गुस्सा तब शांत होता है जब जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप की मौत हो जाती है। आपको ये सारे शब्द बेहद भयावह लग रहे होंगे, लेकिन यही फैक्ट है जो कोर्ट में पेश किए गए हैं। जसवंत सिंह की बेटी ने अपनी गवाही में ये बातें बताई और इसी आधार पर दिल्ली की विशेष अदालत ने कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। देश की राजधानी में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों में इतना डर था कि बड़े बड़े ताकतवर ओहदेदार सिख समाज के लोग भी सड़क पर निकलने से डर रहे थे। सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए मई 2000 में नानावटी आयोग बना। इस आयोग के सामने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रणजीत सिंह नरूला ने अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई, यानी 31 अक्टूबर 1984 को, वो रात 8:15 बजे नेपाल से दिल्ली लौटे थे। उनका घर दूर था और शहर में माहौल खराब था, तो सुरक्षाकर्मी उनको पास के नदन रेलवे कॉलोनी में अपनी बेटी के घर ले गए। इसके 3 दिन बाद 3 नवंबर को उन्होंने फ्रिक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एस मनमोहन सिंह को फोन किया। मनमोहन सिंह ने उन्हें सलाह दी कि वो अगले दिन तक घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि उन्हें अपने कांग्रेस के मित्रों से ये जानकारी मिली थी कि ये कार्यक्रम 3 दिनों के लिए है। ये बयान नानावटी आयोग की रिपोर्ट के पेज नंबर 127 पर दर्ज है। 31 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर 1984 तक दिल्ली में कत्लेआम मच रहा था। आरोप लगे कि कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे सिखों को खोज खोज कर मारा गया। आहूजा कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि इस दंगे में सिर्फ दिल्ली में 2733 लोग मारे गए। देश भर में 3325 लोगों की मौत हुई। लेकिन इन सब के बाद देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बयान सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। हुक्म, वो बयान आज की युवा पीढ़ी और जेन जी ने सुना ही नहीं होगा। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। देश की राजधानी में दंगे हुए। देश के प्रधानमंत्री इन दंगों के महज 12 दिन बाद उसी दिल्ली के बोट क्लब में खड़े होकर कहते हैं कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। 3325 लोग जो मारे गए, उनके परिवार पर क्या बीती होगी ये सुनकर कि धरती थोड़ी हिलती है। जिस सरकार से उम्मीद होती है कि वो इंसाफ दिलवाए, अगर वहां का मुखिया कहे धरती थोड़ी हिलती है तो क्या होगा? और ये सिर्फ कहा नहीं गया। आरोप लगते हैं कि तब की कांग्रेस सरकार ने सिख दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलवाने की मंशा दिखाई ही नहीं। सिख दंगों के बाद चुनाव हुए। राजीव गांधी सरकार जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। 17 जनवरी 1985 को राजीव गांधी सरकार ने संसद में इंदिरा गांधी की हत्या पर लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया, संवेदना व्यक्त की
लेकिन 3,325 लोगों की मौत की कोई चर्चा तक नहीं। इसके बाद मई 1985 में सिख दंगों की जांच के लिए राजीव गांधी सरकार ने रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किया और जांच कमेटी भी ऐसे ही नहीं बनी। राजीव गांधी सरकार पर पंजाब से जबरदस्त दबाव आया। अकाली दल नेता संत लोंगोवाल ने पंजाब संकट के मसले पर तब तक सरकार के साथ वार्ता से इनकार कर दिया जब तक कि वो जांच शुरू नहीं कर देती। संत लोंगोवाल की शर्त के कारण राजीव गांधी सरकार को रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन करना पड़ा। अब एक बात तो आप जानते ही हैं हुक्म, कई बार जब सरकारें दबाव में कोई फैसला लेती है तो नियत फैक्ट से बचने की होती है। रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट के साथ राजीव गांधी सरकार ने यही किया, ये आरोप लगते हैं और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये तथ्य कह रहे हैं। फरवरी 1987 में संसद के पटल पर राजीव गांधी सरकार ने मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पेश की, लेकिन 414 सांसदों की ताकत पर सवार राजीव सरकार ने आयोग पर चर्चा रोक दी। मालूम है क्यों? क्योंकि मिश्रा आयोग ने गोपनीयता का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी को आरोप मुक्त किया और कांग्रेस पार्टी को नोटिस भी जारी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी और इसके नेताओं को बेगुनाह मानते हुए मिश्रा आयोग ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने स्तर पर सामूहिक हत्याओं में शामिल हुए। इसी के साथ रंगनाथ मिश्रा को मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद मिल गया। राज्यसभा के सदस्य भी बनाए गए, लेकिन 84 के पीड़ितों को कुछ नहीं मिला। आंखों के सामने उनकी पति की हत्या कर दी गई जिन महिलाओं की, वो इंसाफ के लिए दर दर भटकते रहे और जिन नेताओं ने ये सब किया उन्हें सजा मिलने में आपको पता है कितने साल बीत गए? 34 साल। इस बीच इन लोगों को कांग्रेस टिकट दे देकर सांसद बनाती रही। सोचिए, जिनकी पूरी सियासत एक दंगे के दम पर तुष्टीकरण का सर्टिफिकेट देने से पूरी हो रही है, उसका इतिहास दंगे के ऐसे खूनी रंग से भी रंगा है, जिसके तथ्य चीख चीख कर कह रहे हैं कि सिर्फ 3,325 लोगों की जिंदगी सिख दंगों की भेंट नहीं चढ़ी। इंसाफ की उम्मीद को खत्म करने की साजिश भी उस दंगे का ही हिस्सा थी। जिस 42 साल बाद वो इंसाफ एक बार फिर से नाइंसाफी की तरफ बढ़ गया, जब श्रद्धांजलि में मिसाल के रूप में शब्दों का चयन किया गया। और चलिए अब बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। राजनीति में जाति विज्ञान की क्लास है।